गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 219वां एपिसोड ऑफ राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स। माय college partner, my education partner is Globus ITI Kamti, my cycling partner is Naresh Chandra and Company, my beauty partner, my styling partner is Dryers and Scissors, and of course my club partner is Rosetta Elite Club. A big thank you to the best bank in Nagpur, Tirupati Urban Cooperative Bank. बहरहाल आज मैं आपको ये कांस्टेंट जो दिखा रहा हूं, अगर आप इसे पहचाने तो ये नागपुर का रेलवे स्टेशन है, जहां पर आप नागपुर का नाम देख रहे हैं हिंदी में और अंग्रेजी में। साथ ही में एक घड़ी है जो वक्त बता रही है, और साथ ही साथ आपको चित्र दिख रहा है आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। बहरहाल वो चांद भी दिख रहा है जो थोड़ा छुपा हुआ है, लेकिन क्या करें, वक्त ऐसा है कि कई सारे लोग छुप कर बैठे हैं। वो कौन से लोग हैं, आज उनके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। बहरहाल मैं आपको आज जिनसे मुलाकात करवाने वाला हूं वो लोग हैं जिनसे हम रूबरू तब होते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं। तो होता अमूमन ये है कि हम ट्रैवल करते हैं और जैसे ही हमारी ट्रेन किसी भी स्टेशन पर पहुंचती है, हम अगर हमारे पास बहुत सारा लगेज है तो हम ढूंढते हैं, या हमारी निगाहें उनको ढूंढती हैं जिन्हें हम सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। और आज उनका बोझ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। मसला क्या है, बात क्या है, मैं आपको किसी से मिलवाता हूं और वो आपसे ये पूरी बात करेंगे। मैं कुली की बात कर रहा हूं, और कुली नंबर 786 आपने कुली फिल्म में देखी थी अमिताभ बच्चन की, वो बिल्ले के साथ। लेकिन आज नागपुर में जितने भी कुली हैं वो कुली नंबर 0 हो चुके हैं। उनके जो उनका पूरा का पूरा जो एसोसिएशन है उसके चीफ से बात करते हैं, उनके प्रेसिडेंट से बात करते हैं, उनके सेक्रेटरी से बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, उनके सेक्रेटरी से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि तकलीफ आखिर में है क्या। मेरे साथ इस वक्त भाईजान है। भाईजान सलाम वालेकुम। भाईजान आपका नाम बताएं। अब्दुल मजीद साहब, तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है? तकलीफ हमें ये है कि 8 महीने तो हमें लॉकडाउन ने मारा जी। लोगों के एनजीओ के भरोसे हमारे परिवार आधे भूखे आधे पले चले जी। किसी तरीके से हमारी उम्मीद जागी कि हमारे घर के चूल्हे जलेंगे जी। सर्दी आ गई, बच्चों के कपड़े बनेंगे, ट्रेनें चालू हुई, हमारे मन खुश होने लगे। लेकिन पूरी तरीके से अभी ट्रेनें भी चालू नहीं हुई कि रेलवे ने हमारे गले के ऊपर में तलवार लटका दिया। हमारा जो काम था, हम ब्रिटिश के जमाने से, भारतीय संविधान जब से बना है, रेल जब से चली है, जब से हम लोगों को रेलवे ने लगेज उठाने के लिए रेलवे स्टेशन पे रखा है। ये हमारी पॉलिसी के अंतर्गत है कि यात्री का लगेज ट्रेन में हम चढ़ाते हैं, ट्रेन से हम बाहर लेके आते हैं, और इसके कायदे कानून रेलवे ने तय किए हैं। जो रेट है रेलवे की, उसके अनुसार हम चलते हैं जी। और सेवा हम वर्षों से ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं जी। और वो काम हम बिल्कुल बाखूबी बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, यात्रियों की सेवा करते हैं। आज रेलवे ने हमारे साथ ये धोखा किया है कि कुली को धोखे में लेकर, और ये लॉकडाउन के जमाने में कुली घर में था, रेलवे में भीड़ की वजह से स्टेशन पे कुली थे नहीं, और अचानक एक टेंडर जारी किया जिसमें प्राइवेट कंपनी को लगेज उठाने का टेंडर दे दिया गया, और जिसमें वो लोग घर से लगेज लेके आएंगे पर बैग 125 रुपए, जबकि हम एक बैग का 32 रुपए लेते हैं, यानी 65 रुपए हमारे 2 बैग का चार्ज है रेलवे का। हम उसके उस तरीके से लगेज को लेके जाते हैं। और इन्होंने जो टेंडर दिया है प्राइवेट कंपनी के लोगों को दिया है कि बाहर के लोग वो घर से लगेज लाएंगे, ट्रेन तक चलाएंगे। अब जब ट्रेन तक वो लगेज लेके चले जाएंगे और घर से लाएंगे तो हमारे पास कोई काम नहीं बचेगा। हाँ, इनको कम से कम इतना समझना था कि जब हमें एग्रीमेंट के ऊपर में, एक तरीके से भारत सरकार ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, हमको जब रखा है कि आप लगेज उठाएंगे, हमको पास देते हैं, मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, रेलवे के रजिस्टर पे हमारी हाजिरी होती है जी। और यहाँ तक कि हम रेलवे के किसी हद तक कर्मचारी हैं जी, हमको पूरी फैसिलिटी है। 2008 में हमको इसी बेसिक पे रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने नौकरी भी दिया है जी। तो हमको जब करार के अंतर्गत रखा गया है तो हमको बगैर जानकारी के वो देकर प्राइवेट कंपनी को टेंडर देना सरासर हमारे लिए धोखा है। और ये कुली के लिए एक षड्यंत्र है, भारतवर्ष के कुली को ये निकालने का एक षड्यंत्र हमारी रेलवे ने हमारे नागपुर से शुरू किया है, जबकि भारतवर्ष में इस तरीके का टेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ है। और हमको जानकारी देना जरूरी था क्योंकि हम अभी कार्यरत हैं, हम एग्रीमेंट के अंदर कार्य कर रहे हैं, हमको किसी तरीके की जानकारी नहीं दी गई, किसी तरीके से बताया नहीं गया।
और अचानक इन्होंने टेंडर जारी किया और हमको बुला के बताया, हमारे 2-3 लोगों को समझाया कि तुम ये ठेकेदार के अंदर में काम करो, लगेज ये लेके आएंगे और तुम इनके अंदर काम करोगे। भले हम रेलवे सरकार के आदमी हैं, रेलवे ने हमें नियुक्त किया है, हमारा नियुक्ति पत्र रेलवे से मिलता है, हम ठेकेदार के अंदर काम कैसे करेंगे? हमारी शर्तें हैं वो रेलवे के, अगर आपको ठेकेदारी में देना है, प्राइवेटीकरण करना है, तो हमको आप रेलवे में शिफ्ट कर दें, फिर किसी को भी टेंडर दे दें। लेकिन इस हालात में कि हमको धोखे में रखकर आप किसी को यहाँ घुसेड़ेंगे, तो ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। अभी तो हमारी कंडीशन इतनी है कि सर्दी के मौसम में हमारे बच्चे बगैर कपड़ों के रह रहे हैं। आज हमारी कोई सुनने वाला नहीं। डीआरएम साहब से हमने मेमोरेंडम दिया, सीनियर डीसीएम साहब से हम मिले, बस तोते की तरह वो वही बात पढ़ाए जा रहे हैं कि आप इनके अंदर काम करो, ये आपको पेमेंट देंगे। हमारा दानीदाता पैसेंजर है, वो हमको देता है, हमारी गरीबी देख के 10-20 रुपये हमको ज़्यादा देता है, जिससे हमारा घर चलता है। आज हमारी स्थिति ये हो गई, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाना तो दूर रहा, हम अपने बच्चों के पेट तक नहीं भर सकते। ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं जिनकी जिंदगियां गुजर रही हैं रेलवे की सेवा करते करते। आज हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि जिसका दर्द हम किसके साथ बयान करें। रेलवे हमारी नहीं सुनती। मंत्री जी के पास हम पहुंचे थे तो उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। अब भला हमारी बात सुनेगा कौन? तो जनता से हम ये अपील करते हैं कि कम से कम हमारे दर्द को समझें। हम भी आपके लोग हैं, आपके अंग हैं, हमने सेवा की है, आपकी बहुत सेवा की है और अच्छे से सेवा की है हमने आपकी। यहाँ स्टेशन पर रह के हर आदमी को अच्छी तरीके से बताना, अच्छी तरीके से सेवा करना। ये प्राइवेट लोग आपके काम आने वाले नहीं हैं, हम आपकी आगे भी अच्छी सेवा करेंगे। तो हमारा ये आह्वान है जनता से कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसके लिए आवाज़ उठाएं और हमारा साथ दें। मुझे एक चीज़ बताएं कि जब आपका जो पूरा का पूरा यूनियन है, जो भी एसोसिएशन में तकरीबन 145 कुली है नागपुर में जी, और ये 145 का अगर कैलकुलेट किया जाए तो मिनिमम 600 लोग सबके अगर 4-4 लोग भी पकड़े परिवार में तो तकरीबन 600 लोगों का परिवार आज रास्ते पर है, आज भूखमरी में जी रहा है। लेकिन जब ये पूरा का पूरा टेंडर दिया गया या ये टेंडर का पूरा जब चर्चा हुई, आप लोगों को कुछ भी पता नहीं था? हमको किसी तरीके की कोई खबर नहीं। 12 तारीख को इन्होंने टेंडर की गाइडलाइन जारी की। 12 अक्टूबर 2020 को ये प्रपोजल बना। 12 नवंबर को हमको बुलाया गया, 12 नवंबर को इन्होंने दिया जी। 29 अक्टूबर को प्रपोजल बना, 29 अक्टूबर और 12 नवंबर को इन्होंने कंपनी के हैंडओवर किया, वो गाइडलाइन बनाया जी। और हमको 12 नवंबर को 6 बजे बुलाया इन्होंने, हमारे 2 लोगों को जी। और सिर्फ ये बोला गया कि आपको दिवाली का गिफ्ट देना है, और ऑफिस में जाके बताया कि ये इस तरीके से कंपनी को टेंडर दे दिया गया है। अब आपके ऊपर हम इतना रहम और करम करते हैं कि आप अगर चाहें तो इनके अंदर काम कर लें, वो भी इनकी मर्जी से, कि जैसा ये लोग लेंगे, जितने लोगों को लेंगे उस हिसाब से आपको काम करना है। 15 दिन में, 10 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, वो उस तरीके से काम करना है। हमको किसी तरीके से हमारे लोगों को समझ में नहीं आई। उन्होंने बोला भाई हम अपने लोगों को बात करते हैं, आपने तो धोखे में लिया है हमको और यहाँ बताया भी नहीं है हमको। तो हमने उसका विरोध चालू किया है कि हम इस तरीके से किसी भी धोखेधारी जो हमारे साथ में हुई है, धोखेधारी, इसके खिलाफ है और हमें इंसाफ दिलाएं। ये हमारे साथ सरासर धोखा है। तो मुझे एक चीज बताएं कि जब आप कितना कमाते हैं एक दिन में? एक कुली कितना पैसे कमाता है? अभी तो कमाना कहाँ, अभी तो पेट भर जाए हमारा। नहीं, मैं 200-300 रुपए मिनिमम, 200-300 मिनिमम एक व्यक्ति कमा लेता है। अच्छा, तो अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो आप महीने के 8-10 हजार रुपए कमा लेते हैं। ये जो कंपनी जिसकी नियुक्ति की गई, जिसको ये पूरा टेंडर दिया गया, वो आपको कितने पैसे देने वाले थे? जी, अगर 50,000 भी देंगे तो हमें मंजूर नहीं है। हम स्वाभिमानी हिंदुस्तान के आजाद नागरिक हैं, हम रेलवे के कर्मचारी, हम ठेकेदारी के अंदर में काम कैसे कर सकते हैं भला? हम तो रेलवे के आदमी, हमको रेलवे में नियुक्ति दें, ये हमारे ऊपर ये उपकार करें, हमको ठेकेदारी के अंदर में क्यों दे रहे हैं? ये आप ठेकेदारी के अंडर में काम नहीं करना चाहते, आप रेलवे के कर्मचारी हैं। ये आप किस सिद्धांत पे बोलते हैं कि आप कर्मचारी? रेलवे ने हमको नियुक्त किया, रेलवे ने ये बिल्ला हमको दिया, रेलवे ने हमको पास दिया, रेलवे ने हमको मेडिकल सुविधाएं दी, रेलवे हमको रेस्ट रूम दे रही है, समय समय पर रेलवे की स्कीमें हमसे आ रही हैं, पूछी जा रही हैं, और ये कपड़ा जो हम पहनते हैं ये भी रेलवे का है। कौन सी चीज रेलवे की हमारे पास नहीं है? रेलवे के अंदर हम काम करते हैं, रेलवे के नियम से हम काम करते हैं। रेलवे के नियम हमको ठीक है। अब मेरे को बताएं कि आप जब डीआरएम साहब के पास गए तब डीआरएम साहब ने खुलकर आपको जो बोला वो क्या बोला? सीनियर डीसीएम साहब के पास में हम गए हैं, डीआरएम साहब के पास में मेमोरेंडम दिया है, काम जो है सीनियर डीसीएम साहब के पास में। उन्होंने हमको बुलाया, बोले आपको क्या चाहिए, आपको वो टेंडर वाले लगेज लाएंगे, हम इतना बोल देते हैं, और वो लगेज लाएंगे और आपको दे देंगे और वो पेमेंट आपको वो करेंगे। अरे हम पेमेंट जो है हम यात्री से लेंगे जी। आप लगेज लेके आए, किसी से भी मंगवाएं, हमको ऐतराज नहीं है,
स्टेशन पे आने के बाद में लगेज के जो हकदार हैं, जो टेंडर के असल मालिक हैं, वो हम हैं। रेलवे से इसी चीज का एग्रीमेंट है हमारा, लगेज हम लेके जाएंगे, पैसा हम यात्री से लेंगे। ठीक है, मैं आपसे फिर से बात करता हूँ। एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है यहाँ पे। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? बाबूराव ओझा जी। बाबूराव जी, कितने साल से कुली का काम कर रहे हैं आप? मेरा 55 साल हो गया साहब। अभी 55 साल से आप कुली का काम कर रहे हैं यहाँ पर? 55 सालों से? हाँ। तो अब जो बूढ़ी शरीर है उसमें शक्ति है सामान उठाने की? हाँ, छोटा मोटा उठा लेता, नहीं तो कभी जास्त आला तो सब ये डबल में कुली ले लेता हूँ मैं। डबल में कुली मदद कर देते आपको सब? घर पर कौन कौन है? एक तो लड़का गुजर गया साहब। अच्छा। एक लड़का है, 2 नातन है, बुढ़े और मैं हूँ। अच्छा। हाँ। तो आप घर से रोज निकलते काम करने के लिए, अभी जैसे टेंडर किसी और को मिल गया, टेंडर किसी और को चला गया, अब आप लोगों के पास काम नहीं है, क्या लगता? 55 साल से काम किए तो अभी तो बाहर तो काम कर नहीं सकते अपने को, तो यहाँ ही जब जो भी करना है यहाँ कैसा भी। तो अभी नहीं है, रेलवे आपको नहीं चाहता आप यहाँ पे करो, तो चले जाओगे क्या आप? यहाँ तो कैसे जाएंगे? हाँ, करना तो यही है अपने को, मरना भी यही है। नहीं मरना नहीं है यहाँ पे, लेकिन करना यहाँ पर है। लेकिन रेलवे नहीं चाहती तो कैसा करेंगे बाबूराव जी आप? अब क्या करेंगे, कुछ न कुछ तो का साहब से रेलवे से अपने को कुछ तो भी रखना पड़ेगा ना बातचीत। अब क्या करें? आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या रेलवे मंत्री को? यहाँ से कुछ बोलना चाहते हैं आप? 55 साल से आप रेलवे स्टेशन पे, नागपुर रेलवे स्टेशन पे कुली का काम कर रहे हो, कुछ बोलना चाहते हैं मंत्री को, डीआरएम को, कुछ बोलना चाहते हैं आप? अब वो अपना उतना समझता नहीं अभी अपने को, वो आगे बात करने के लिए। हाँ। हमारे नेताजी करेंगे जो भी बात करने का है, और साहब से, मंत्री से, रेल मंत्री से, शिवा डीएम से। अच्छा, किस बात का दुख है मजीद भाई? किस बात का जो दुख है, जो सबसे बड़ी तीस लगी है इस वक्त, वो किस बात की तीस लगी है? रेलवे के एक इशारे के ऊपर रातों की नींद हराम करते हैं हम। रेलवे को अगर तकलीफ आती है तो निःशुल्क घंटों मदद करते हैं हम, 50 कुली, जबकि रेलवे का एक कर्मचारी निःशुल्क एक दिन नहीं दे सकता। हमने अपनी जिंदगी के कितने दिन लगाए हैं। कभी ट्रेन में अगर एसी खराब हो गया, यात्रियों को शिफ्ट करना एक कोच से दूसरे कोच तक, निःशुल्क मदद करते हैं हम उस चीज की। इतना सब कुछ दिया है हमने रेलवे को, बहुत बड़ी घटनाओं से हमारे कुलियों ने बचाया है। इतनी मदद करने के बाद में आज हमको पूछा तक नहीं। प्राइवेटीकरण करने के लिए कम से कम इतना तो पूछ लेते, ये अपने लोग हैं। हमने देश भर में नागपुर रेलवे स्टेशन का अपने सामाजिक कार्यों के जरिए नाम रोशन किया है, और उसके ऊपर में इनको बहुत अच्छा भी लगा है। लेकिन कम से कम इतना तो पूछ लेते कि भाई ये टेंडर हम दे रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? तो कम से कम इतना दर्द तो नहीं होता। आज अपनों ने ही हमें मारा है। अच्छा, आपने मेरे को एक बात बताइए, अभी लॉकडाउन था जी, कैसा चला आपका लॉकडाउन? रेलवे ने क्या क्या किया आपके लिए? रेलवे ने कुछ नहीं, एनजीओ के जरिए नहीं, रेलवे ने क्या किया? रेलवे ने कुछ नहीं, इन्होंने एनजीओ से संपर्क। अरे रेलवे ने क्या किया? कुछ नहीं किया। रेलवे ने आपको तो बिल्ला दिया है। रेलवे के आप काम करने वाले हैं, आप रेलवे के हिस्से में हैं, आप कहते हैं कि रेलवे में हम वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं रेलवे के अंडर में, तो रेलवे ने आपके लिए क्या किया? नहीं दिया, पलट के भी नहीं देखा। तो फिर अब आप क्यों उन पे सवाल उठा रहे हैं कि जब उन्होंने आपको लॉकडाउन के वक्त पलट के नहीं देखा, तो फिर अभी आप उनसे क्यों बोल रहे हैं कि आप प्राइवेटीकरण ना करें? ट्रेन अब हमारा अधिकार, अब ट्रेन चल रही है, रेलवे ने ट्रेन चलाया है, तो हमारी रोजी रोटी ट्रेन से जुड़ रही है। हम पैसेंजर से पैसा लेते हैं, रेलवे से पेमेंट अगर लेते तो हम वो मुद्दा उठाते, भाई हमको पेमेंट दो। हम तो शुरू से लेके आज तक पैसेंजर पे आश्रित हैं, और वो रेलवे से जुड़े हुए पैसेंजर हैं। तो अब ट्रेनें चल गई हैं, तो हमारा तो वही रहेगा ना कि काम हमारा हमको मिल रहा है और हमको हमारा काम करने दो। तो मतलब आपको किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ने, आपको अपना काम करना है, उस काम के पैसे जो आप लेते हो। 32 रुपए आप पर लगेज लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो प्राइवेट कंपनी है ये 125 रुपए लेगी, लेकिन घर से पूरे गाड़ी तक पहुंचा के देगी। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो अगर 70-80 रुपए का पेट्रोल देखा जाए तो भी ये एक 40-45 रुपए लेती है लगेज पहुंचाने के लिए, अंदाजन रूप से। जी। दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि प्राइवेटीकरण हो गया। दुख इस बात का है कि इतने सालों से, 30-40 साल से आप सब मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये 30-40 कई सारे लोग हैं यहाँ पर, 145 कुली हैं आपके एसोसिएशन के अंडर में। दुख इस बात का है कि ये 145
लोगों की नौकरियां चले जाएंगी, कि दुख इस बात का है कि आप कि 600 लोग जो इन 145 परिवार में रहते हैं उनका अब कोई माई बाप नहीं रहेगा, आपको फिर से जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। दुख किस बात पे है, चुभन किस बात पे है? 600-700 लोग जो हमारे परिवार में हैं, ये भुखमरी की चपेट में पूरी तरीके से आ गए हैं। हम भी चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना, हम भी चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी पोस्ट पे पहुंचाना। आज पढ़ाना तो दूर, उनका पेट भी भरना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। जब हमारे हाथ में काम ही नहीं रहा और हमारे पास काम ही नहीं रहा, तो हम ये नाम का कूली रह गए ना। यहाँ हमारे बारे में कम से कम कोई कानून बनता है तो उस कानून से पहले के जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में सोचा जाता है, समझा जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं सोचा समझा। तो भारतीय संविधान में ऐसा कानून तो है नहीं कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको बस धक्का मार के भगा और दूसरे लोग फिट कर दो। ये भी सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है। ठीक है, तो आप इन नाइंसाफी के विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं? बिल्कुल, हम नाइंसाफी। कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, विरोध तो करते रहेंगे। फर्क इनको पड़े ना पड़े, लेकिन हम विरोध करते रहेंगे। हम कभी भी इस गलत बात का समर्थन नहीं करेंगे। अपने अधिकार के लिए जो संविधान ने हमको दिए हैं उनके तहत हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे। आपने अपने हमसे बात करी, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। एक बार एक रेलवे स्टेशन के बाहर का चक्कर लगा कर आता हूँ जी, है ना? चलिए, मैं आपको एक और चीज नागपुर रेलवे स्टेशन पे दिखाना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से आपके ध्यान में रहनी चाहिए। और वो कौन सी चीज है उसके बारे में जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको टेंशन आएगा। अब यहाँ से जगह मिले तो मैं जाऊं। हाँ, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सर, ये जो मशीन है ये स्कैनिंग मशीन है ना? नहीं, यहाँ बैग सैनिटाइज होता है सर, यूवी लाइट से। बैग सैनिटाइज होता है। कितना चार्ज करते हैं इसका? 10 रुपये चार्ज है पर बैग। 10 रुपये चार्ज है। सर, एयरपोर्ट पे तो चार्जेस नहीं है, आप क्यों चार्ज कर रहे हो? एयरपोर्ट का आइडिया, एयरपोर्ट में रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन पे चार्ज होगा? ये एक ऑप्शन है, ऑप्शनल है, हाँ। सुविधा है। अच्छा, ऑप्शनल एक सुविधा है, इसको करवाना है करवा सकता है। तो ये प्राइवेट कंपनी कर रही है कि रेलवे कंपनी? कंपनी है, प्राइवेट रेलवे का नहीं कंपनी, है। रेलवे का नहीं है। ठीक है, ये बुक बैगेज कंपनी है। अच्छा, सर मास्क लगा लीजिए। तो इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। ये बंदे ये बताएंगे, इनका काम है बताना। अच्छा, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मतलब करवाना फ्री में सैनिटाइजेशन नहीं होगा। बैग सैनिटाइज करा लीजिए सर। यूवी लाइट सैनिटाइज होता है, 10 रुपये चार्ज है एक बैग का। 10 रुपये चार्ज। ये एक नई चीज जो नागपुर रेलवे स्टेशन पे इस वक्त उपलब्ध है, वो कौन सी चीज है कि आप अपने बैग को सैनिटाइज करवा सकते हैं। आप अपने बैग को सैनिटाइज करवा सकते हैं। और कैसे सैनिटाइज करवा सकते हैं? आप सीधा गुस्सिए, वो आपको बोलेगा सर बैग सैनिटाइज करवा लीजिए, जरूरी है। आप बोलते हैं हाँ जरूरी है, और आप उससे सैनिटाइज करवाते हैं और उसके बाद वो आपसे 10 रुपये ले लेता है। आपको अंदाजा है कितने लोग ट्रैवल करते हैं रोजाना तौर पे नागपुर रेलवे स्टेशन से इस वक्त में? मिनिमम 1000, तो 1000 × 10 इज इक्वल टू प्रॉब्ली 10,000। 10,000 रुपए बैग के सैनिटाइजेशन पे खर्चा नागपुर की जनता या ट्रैवलर कर रहा है। कुछ और बात मैं आपको समझाता हूं जो इस वक्त हमको पता चली जब मैंने कुछ चीजों के बारे में पता करने की कोशिश की। अब वो जो चीजें पता करने की कोशिश की वो क्या चीजें थी जो नागपुर के जितने भी कुली हैं उनको कुली नंबर 0 बनाती है, उनके काम को प्राइवेटाइज कर दिया गया। 29 अक्टूबर 2020, तारीख ध्यान में रखिएगा, 29 अक्टूबर 2020 को ये प्रपोजल दिया गया कि साहब एक ऐसी कंपनी है जो घर से लगेज लाएगी, 125 रुपए लेगी और सीधा स्टेशन आपके बोगी में आपको डाल देगी। 145 कुली जो पिछले प्रोबेबली 30 से 40 सालों से नागपुर रेलवे स्टेशन में सुविधाएं दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, कईयों के। चलिए वो मैं आगे बात करता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कंपनी जिसको दिया गया, कंपनी का नाम मुझे डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन मुझे ये बताना है कि कंपनी फॉर्म कब हुई। कंपनी फॉर्म हुई है अगस्त 2020 में।
अगस्त 2020 में कंपनी फॉर्म हुई विथ नो पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब मिनिमम मेरे हिसाब से कोई भी टेंडर का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या होता है कि भैया मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साल भर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। टेंडर को प्रोसेस नहीं, जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। कंपनी फॉर्म हुई है अगस्त 2020 में, याद रखिए अगस्त 2020 द कंपनी वाज फॉर्म्ड। द प्रपोजल वाज गिवन ऑन द 29th of October 2020, मतलब 29 अक्टूबर को प्रपोजल दिया गया। 12 नवंबर 2020 को वर्क ऑर्डर निकल गया 13 दिन में। अगर 31 का महीना होगा अक्टूबर, आई एम श्योर 31 को होगा, 14 दिन में आपने वर्क ऑर्डर दे भी दिया। 145 कुली पिछले 30 से 40 साल से काम कर रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं मालूम, इनको कुछ भी नहीं पता कि ये जब 12 नवंबर या 13 नवंबर की सुबह जब आएंगे यहाँ पे उम्मीद से कि भैया आज 200 रुपए कमा के जाऊंगा घर पे, मैं इनकी नौकरियां जा चुकी है, इनके परिवार का भविष्य खत्म हो चुका है। साइन कर दिए कि 145 कुली को हकाल दो, और फिर ऑफर दिया जाता है इनको कि हम बात करेंगे, हम बोलेंगे आगे, हम देखेंगे। अच्छा, 19 नवंबर को रिप्रेजेंटेशन हुआ टू द DRM, इनका रिप्रेजेंटेशन भी गया कि साहब ऐसा मत कीजिए, हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी लोग हैं। कोई जवाब नहीं आया अभी तक। पेंडेमिक एक्ट समझते हैं, पेंडेमिक एक्ट नाम की भी कोई चीज होती है, पर जो मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करती है चीज वो ये है कि आप एक कंपनी जिसको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, जिस कंपनी का कंपनी जो फॉर्मेशन है वही अक्टूबर में होता है और उनको अगस्त में उनका फॉर्मेशन होता है, अक्टूबर में वो अपना 29 अक्टूबर को अपना प्रपोजल देते हैं, 12 नवंबर को उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है। और इस वक्त शायद हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जहां पे सर्वाइवल पे सवाल है। ये खड़े हैं, देखिए इनको क्या समझता सोशल डिस्टेंसिंग, फिर भी कोशिश कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखने की। इनको क्या समझता, ये खुद कुछ समझ नहीं पा रहे। वो व्यक्ति जो पिछले 55 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, उसका क्या करें, वो घर जाकर क्या बोले। 145 लोग, 600 लोग, 145 परिवार घर जाकर अपने घर वालों को क्या बोले। ये बोले कि हमारी अब वहां पे जरूरत नहीं है। रेलवे के लिए इन्होंने क्या काम किया, 30-40 साल से इन्होंने सेवा करी। जब रेलवे के इनको बिल्ला दिया गया, वर्दी दी गई, तब पेंडेमिक में जब लॉकडाउन था तब इनके घरों में राशन क्यों नहीं पहुंचा? क्यों एक एनजीओ को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी? क्यों? और ये सवाल ना, ये 145 कुली नहीं पूछ रहे, ये सवाल इस देश का हर वो इंसान पूछेगा जो अन्याय देख रहा है, और ये अन्याय ही है। यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन लाइक दिस इवन इफ यू आर एट द चेयर, इवन इफ यू एट द पावर। निवेदन है आप सबसे जो मेरा ये शो देख रहे हैं, कृपया ये शो को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। और एक बात जो मैं मजीद भाई से फिर से पूछ रहा हूं, जो बात वो नागपुर शहर के लोगों को, नागपुर इस वीडियो को देखने वालों से क्या कहना चाहते हैं? मजीद भाई, आप और वो लोग जो आपको देख रहे हैं, आपकी आंखों में डालकर, आपकी आंखों में आंखें डालकर कुछ सुनना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश में जब ये प्रपोजल कहीं भी चालू नहीं हुआ है,
तो क्या हमने इतना बुरा किया नागपुर की जनता के साथ जो आज हमको मरता हुआ आप देख रहे हैं? आज हमारी कंडीशन किस हद से गुजर रही है कि हम भूखे मरने की नौबत ऊपर में है और ये लोगों ने हमारे साथ ये जुल्म किया। हाथ जोड़ के हमने इनको बोला है देश में किसी स्टेशन पे इसको शुरू हो जाने दें, हमको समझने का मौका दे दें सर। वहाँ चालू हो जाता है, उसके बाद में जैसा आपका दिल चाहे कर लें, लेकिन हमको जब तक के लिए खुदा के वास्ते थोड़ा सा हमको इतना तो कमा लेने दें कि हम अपने बच्चों की सर्दी में कम से कम कपड़े खरीद लें। आज हमारी कंडीशन क्या है इनको नहीं मालूम। इनको 1 लाख 1.5 लाख रुपए मिलता है, आज हमारे पास में 10 रुपए भी हमारी जेब के अंदर में नहीं है। हम किस हालात में गुजर रहे हैं आज हमको मालूम है। ये बैटरी कार निःशुल्क लगाई थी इन्होंने और निःशुल्क लगा के रेलवे को 2 पैसा नहीं, आज 50 रुपए उससे लिया जा रहा है। हर यात्री से 50 रुपए लेते हैं, रेलवे को 2 पैसा नहीं है। टेंडर दिया गया, 300 स्क्वायर फीट जमीन दिया गया 5.5 लाख रुपए में, जबकि वो जमीन का किराया ही 10 लाख रुपए से ज्यादा होता है। ये कुली के साथ में बहुत बड़ा धोखा है और हिंदुस्तान के पूरे कुली के साथ में धोखा नागपुर से इन्होंने शुरू किया है। दुख इस बात का है, हिंदुस्तान के कुली में सबसे अव्वल नागपुर का कुली रहा है समाज सेवा में और रेलवे का नाम रोशन करने में, लेकिन सबसे पहले बर्बादी हमारी ही शुरू की। दुख हमको इस बात का है। हम जनता से चाहते हैं कि कम से कम आप तो हमारे बारे में सोचें और इनको पूछें कि हमने क्या बिगाड़ा ऐसा। अरे हमको 6 महीने दे दो कम से कम, जो हम अपने बच्चों को सर्दी का मौसम तो निकाल लें। आज हमारी कंडीशन ऐसी हो गई है कि हम किसको क्या बताएं। हम दाने के लिए मोहताज हो गए। हमारे बच्चे पढ़ना लिखना तो दूर रहा, जब से ये सुना है टेंडर मिल गया, घर की हालत खराब हो गई है हमारी। ये क्या समझेंगे हमको, हमारी तकलीफ ये नहीं समझ सकते। ये तो प्रेस्टीज पॉइंट बना के बैठ गए। कौन कौन से दर पे नहीं गए हम गडकरी साहब के भी पास गए, हमने सारे कुलियों ने 2 मेमोरेंडम दिए, मौखिक चर्चा के लिए गए, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। मजीद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात करी। दुख है इस बात का कि आज आपको ये बात एक कैमरे पे कहनी पड़ी, माफ कीजिए। कुछ बातें समझनी जरूरी है। नागपुर रेलवे स्टेशन की ये वो इमारत है जहां पर नागपुर लिखा हुआ है, घड़ी है और एक चित्र है, एक पिक्चर है। वो पिक्चर है उनका जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है, आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। जब इन्होंने संविधान लिखा तो संविधान में एक बात लिखी गई थी कि कभी किसी देश के नागरिक के साथ अन्याय नहीं होगा। आज हो रहा है। क्या ये अन्याय रुक सकता है? क्या ये 145 लोग अपने परिवारों को जवाब दे पाएंगे कि हमारे पास जॉब है, इस महीने घर का राशन आएगा? एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की जिसका नाम ही कुली था और उसका वो गाना था कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। और आज रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे मिनिस्ट्री, इस देश की सरकार, इस देश का प्रशासन 145 लोगों का बोझ नहीं उठा पा रहा। ये सबसे ज्यादा दुखद बात है। पर क्या करें साहब, 5 साल रुकना पड़ता है किसी को जवाब देने के लिए। कोई आता है, गद्दी पे बैठता है, हुकूमत चलाता है, मनमानी करता है और जिस पे ये अन्याय होता है वो सिर्फ 5 साल का इंतजार करता है और 5 साल के बाद वापस से खुद को बेवकूफ बनाकर उसी को वोट दे देता है। वक्त है या लोग बदलिए या खुद को बदलिए। 145 लोगों की निगाहें अब आप पर है। ये वीडियो आप जिसको शेयर कर सकते हैं कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। लेकिन 145 लोग जब उम्मीद करें आपसे कि शायद आप कुछ करें तो कुछ तो करें। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। 145 लोगों के बारे में सोचें, उनके 600 परिवार के सदस्यों के बारे में सोचें और जिंदा रहें। जय हिंद।